हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स, उनके क्वेश्चन आंसर्स, पोएम्स, उनकी एक्सप्लेनेशंस और जितना भी आपके सिलेबस में राइटिंग और रिटन पोर्शन है वो सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। बड़े ही बेहतरीन ढंग से वोकैब को ढंग से समझते हुए, उनका प्रोनाउंसिएशन समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, ऑथर यानी लेखक, लेखिका के बारे में। यहाँ पे अपने इस चैप्टर की लेखिका है अनीस जंग। अनीस जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला। अनीस जंग का जन्म हुआ था राउरकेला में। एंड स्पेंट और बिताया हर चाइल्डहुड, अपना बचपन, एंड एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी होता है किशोरावस्था, इन हैदराबाद। तो जन्म तो राउरकेला में हुआ और बचपन और किशोरावस्था उनकी कहाँ निकली? हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? हैदराबाद से ली शुरू में, और फिर बाद में ली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से। ठीक है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके माता पिता, अपनी लेखिका के माता पिता दोनों कौन थे? राइटर्स थे, लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर, अनीस जंग ने बिगेन किया, शुरू किया अपना करियर एज ए राइटर इन इंडिया, इंडिया में एक लेखिका के रूप में शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एडिटर भी रही कहाँ पे? एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और अब्रॉड इन विदेश में भी कई बड़े बड़े अखबारों में वो क्या रही? एडिटर रही और कॉलमनिस्ट रही। आगे देखिए। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, सेवरल मीन्स कई, ऑथर्ड यानी लिखी, उन्होंने कई किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, और ये जो हम अभी पढ़ेंगे ये एक्सेप्ट यानी ली गई हैं फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब से, टाइटल्ड, जिसका टाइटल या शीर्षक क्या था? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बसंत, खोया हुआ बसंत और खोए हुए बचपन की कहानियाँ। ये वहाँ से लिया गया अपना ये। हियर सी एनालिसिस, यहाँ पे वो एनालिसिस करती हैं, विश्लेषण करती हैं। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि लंबे समय तक जो गरीबी बनी रहती है, पॉवर्टी बनी रहती है, एंड ट्रेडिशंस, परंपराओं, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया अनफेयर यूज़, मतलब जिसका उपयोग सही नहीं किया गया या बर्बाद कर देना, जहाँ पे बच्चों का जीवन किस प्रकार से रैग पिकिंग करके बर्बाद हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके बारे में वो यहाँ पे एनालिसिस करती है। अपने इस चैप्टर में दो स्टोरीज़ है, हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में किसकी स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आपको ये एक्सप्रेशन दे मिल जाएंगे आगे। ठीक है। इन्फर, इन्फर यानी खोजना, ढूंढना, पता लगाना। देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, आपको इनके मीनिंग यानी अर्थ पता लगाने हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहली स्टोरी जो है वो है साहिब के बारे में और दूसरी है मुकेश में। तो हम फर्स्ट पार्ट में साहिब की स्टोरी पढ़ेंगे और सेकंड में पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी आई फाइंड मुझे मिल जाता है क्या? 1 रुपया गार्बेज में, गार्बेज यानी कचरे में। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। हुम, जिसको। आई एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है मुकाबला करना, लेकिन यहाँ पे एनकाउंटर मतलब मिलता है मुझसे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउजिंग का मतलब होता है सर्च करना, खोजना, ढूंढना। फॉर गोल्ड, सोना। इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड यानी पड़ोस में, गार्बेज डंप्स यानी जहाँ पे कचरे का ढेर है, उसके अंदर वो सोना ढूंढता है। अब यहाँ पे गोल्ड का लिटरली यानी शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है कि सोना ढूंढता है। सोना कहने का मतलब है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढता है जिसको वो बेचकर अपना पेट भर सके। ठीक है। फिर देखिए, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया। सैट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि कहाँ था? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसकी याद में अब उसका घर बिल्कुल नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स
आए थे, दैट स्वेप्ट जो कि स्वेप्ट अवे बहा कर ले गए, स्वेप्ट यानी बहा कर ले गए, देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम उसकी माँ उसे बताती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट यही कारण था कि उन्होंने छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी और बड़े शहरों में आ गए गोल्ड ढूंढने के लिए, मतलब अपने पेट पालने के लिए, कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए, वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ पर कि अब वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू मेरे पास करने को कुछ नहीं है। जब अपनी लेखिका ने ये पूछा वाई डू यू डू दिस तुम ये क्यों करते हो, तो ही मटर्स वो धीरे से बुदबुदाता है, क्या बोलता है, धीरे से बोलता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू मेरे पास कुछ करने को और नहीं है, लुकिंग अवे कहीं और देखते हुए, गो टू स्कूल स्कूल जाओ, आई से ग्लीबली मैं ग्लीबली लापरवाही ढंग से कहती हूँ, रियलाइजिंग महसूस करते हुए, इमीडिएटली तुरंत ये महसूस करते हुए, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड की मैंने जो सलाह दी वो कितनी हॉलो, कितनी खोखली और नीरस सलाह थी जिसका कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा बच्चा जो अपने पेट भरने के लिए कुछ ढूंढ रहा है उस वो स्कूल कैसे अफोर्ड कर पाता। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, वैन दे बिल्ट वन जब वो बना देंगे, आई विल गो तब मैं जाऊंगा। ये वापस कहता है, कौन कहता है, ये साहेब कहता है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम क्या तुम आओगे, आई आस्क मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग हाफ जोकिंग कहने का मतलब मजाक के भाव से पूछती हूँ, यस ही सेज वह कहता है हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली खुलकर मुस्कुराते हुए कहता हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी मैंने उसे मेरी तरफ दौड़ कर आते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी क्या आपका स्कूल तैयार है। वापस ये कौन पूछता है, ये साहिब पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल स्कूल बनने में लंबा समय लगता है, आई से मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड असमंजस में, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस एक ऐसा वादा करते हुए, दैट वॉज नॉट मीन्ड जिसको पूरा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेखिका कहती हैं कि मैं एक ऐसा वादा किया उससे जो कि मेरा पूरा करने का इरादा नहीं था, मैंने तो यूं ही बोल दिया। बट प्रोमिस लेकिन वादे लाइक माइन जैसा मैंने किया, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड उसकी नीरस दुनिया में ऐसे वादे भरे हुए पड़े थे। आफ्टर मंथ्स कई महीनों बाद, ऑफ नोविंग हिम उसे जानते हुए, आई आस्क हिम मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम उसका नाम। कई महीनों जानने के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस वो क्या बताता है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, वॉट इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू यदि वो जानता, इट्स मीनिंग इसका मतलब, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट तो वो इस पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता कि उसके नाम का मतलब होता है इस संसार का भगवान या स्वामी। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स अपने नाम जो रिप्रेजेंट करता है जो दिखाता है उससे बिल्कुल बेखबर, ही रोम्स वो घूमता है, रोम्स यानी इधर उधर घूमना, द स्ट्रीट्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज एक बेयर फुट बॉयज की आर्मी नंगे पाँव वाले बच्चों की आर्मी, हु अपीयर जो कि प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स सुबह के पक्षियों की तरह आती है, एंड डिसअपियर एट नून और दोपहर को डिसअपियर गायब हो जाती हैं। ओवर द मंथ्स कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ दैम कई महीनों तक जब इनके आसपास घूमी तो लेखिका लगभग इनको सबको पहचानने लग गई। वाई आर एंट यू वियरिंग चप्पल्स तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, आई आस्क वन मैं एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ मेरी माँ उन्हें सेल्फ से उतार के मुझे नहीं देती हैं, ही आंसर सिंपली बड़ी सरलता से जवाब देता है वह। एवन एफ सी डिड यदि वो ऐसा कर देती मतलब उसकी माँ जूते उतार कर दे देती हैं, ही विल थ्रो दैम ऑफ तो वो उन्हें फेंक देगा। एट्स अनदर एक दूसरा बच्चा कहता है, हो इज वियरिंग शूज जिसने कि जूते पहन रखे हैं, दैट डू नॉट मैच जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे, मतलब दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहन रखे थे, बेमेल जूते पहन रखे थे। वैन आई कमेंट ऑन इट जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ, इज सफल्स वो अपने पैरों को घसीटता है, आगे पीछे करता है, हिज फीट पैरों को, एंड सेज नथिंग और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय एक तीसरा बच्चा बोलता है, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ जिसने कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक जूतों का वो स्वामी नहीं बना, मतलब जूते उसने कभी देखे ही नहीं।
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पांव घूमते हुए, इन सिटीज़, शहरों के अंदर, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों के ऊपर, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती कि लोग नंगे पांव घूमते हैं, बट ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पांव रहना, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक प्रकार की एक्सप्लेनेशन हो जाती है उनके लिए। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन वे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये अपने पॉवर्टी यानी गरीबी, परपेचुअल यानी स्थायी गरीबी दिखाने का एक तरीका हो गया उनके लिए, बहाना बन गया, अपने को गरीब दिखाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, एक तरह की उन्होंने ये परंपरा बना ली। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है, अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, उदीपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी, एज अ यंग बॉय के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जाया करता था, पास्ट यानी पास में से, कहाँ से, एन ओल्ड टेम्पल, पुराने मंदिर के पास से, वहाँ से गुजरता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, प्रिस्ट, पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो वहाँ पे थोड़ा सा रुकता, एट द टेम्पल, मंदिर पे, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और प्रे करता, एक जूतों की जोड़ी के लिए वहाँ पे प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड, जब मैं विजिट किया उधर, मैंने विजिट की उधर, हिज टाउन, उसके कस्बे में, गांव में, एंड द टेम्पल, और मंदिर, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ, जो कि अब उस मंदिर में जब मैं गई तो मंदिर की स्थिति क्या थी, मंदिर एकदम पुराना, डिसोलेशन इन द बैकयार्ड, डिसोलेशन मतलब एकांत और सुनसान था, इन द बैकयार्ड, उसके मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पे कि अभी न्यू प्रिस्ट, नया प्रिस्ट रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट, सफ़ेद और लाल रंग की प्लास्टिक चेयर थी, अ यंग बॉय, एक लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, वियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए, एंड शूज, जूते पहने हुए, अराइव्ड पेंटिंग यानी हाँपते हुए, अराइव्ड पहुंचा, एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड इन जो मुड़ता है पलंग, उसके ऊपर अपना स्कूल बैग फेंक दिया, लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय, की दूसरे लड़के की प्रार्थना, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको अंत में एक जूतों की जोड़ी मिल जाती है तो उसने देवी से, माता से क्या प्रार्थना की थी, लेट मी नेवर लूज दैम, कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, और लड़के जो कि प्रिस्ट, पुजारी के लड़के थे, वैसे ही नाउ वोर शूज, जूते पहनते हैं आजकल, बट मैनी अदर्स, लेकिन कई और, लाइक द रैग पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले, कचरा बीनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड, मेरी पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो अभी भी बिना जूतों के हैं। माई एक्वाइंटेंस यानी परिचय या जान पहचान, मेरा परिचय या जान पहचान, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पाँव वाले ये बेयर फुट रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती हैं, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा पर है, पेरीफेरी यानी सीमा, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ तक कि दिल्ली से मीलों दूर, मेटाफरिकली कहने का मतलब है ये जगह आती तो दिल्ली के आसपास ही है, लेकिन दिल्ली के जैसा रहन सहन इनमें बिल्कुल नहीं था, इनका रहन सहन और गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए दिल्ली से मीलों दूर हैं। दोज हु लिव हियर, वो जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स यानी अवैध तरीके से रहने वाले शरणार्थी हैं, हु केम फ्रॉम, जो कि कहाँ से आए, बांग्लादेश, बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आके यहाँ बस गए, साहेब्स फैमिली इज अमंग दैम, और साहिब का परिवार उनमें से एक हैं, सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय क्या था, विल्डरनेस था, सुनसान था, वीरान था, इट स्टिल इज, अभी भी वो वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, इसमें लोग खूब सारे रहते हैं, लेकिन स्थितियाँ वही है, गंदगी वैसी की वैसी है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी रेत या मिट्टी के बने स्ट्रक्चर्स यानी ढांचे या घर,
विद रूफ्स ऑफ टिन, जिन पे की टिन की छत, एंड तारपोलिन, तारपोलिन इन तिरपाल से बनी हुई छत हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड यानी कोई चीज़ नहीं होना, किससे? सीवेज, सीवेज यानी गंदे पानी की निकासी, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, रनिंग वाटर यानी पीने का पानी, और ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ पे 30 सालों से विदाउट आइडेंटिटी रह रहे हैं, बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास क्या है? राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। एंड अनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और जिसके कारण कि राशन कार्ड आ गया तो वो राशन खरीद सकते हैं, अनाज उन्हें मिल जाता है। और क्योंकि राशन कार्ड में नाम आ गया, वोट दे सकते हैं, तो नेता लोगों को कोई समस्या नहीं इनको यहाँ पे बसाने में। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, किसी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? भोजन ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं अपनी लेखिका। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन समाप्त होते, वी कैन फीड और फैमिलीज, हम अपने परिवार को खाना खिला देते हैं, एंड गो टू बेड, और सो जाते हैं, विदाउट एन एक्किंग स्टोमक, पेट में बिना दर्द किए हुए अगर हम सो जाते हैं, पेट में खाना चला जाए, खाना खा के अगर सो जाएं, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, और उन खेतों के बजाय जो कि हमें कोई अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, इसको वीमेन पढ़ेंगे, ठीक है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, एक ग्रुप, महिलाओं का ग्रुप, जिन्होंने ये कहा, इन टेटर्ड साड़ीज, टेटर्ड यानी फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, जब लेखिका ने पूछा कि आप यूँ क्यों रहते हैं यहाँ पर, जब आपके हरे भरे खेत हैं तो यहाँ पे क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा, अगर हम बिना पेट में दर्द किए और अपने परिवार को खाना खिला के अगर सो जाते हैं, तो उन खेतों के बजाय हमें ये जगह पसंद है। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब लेखिक कहती कि तुमने ये अपना सुंदर सी जमीन और हरे खेत नदियाँ क्यों छोड़े, तब ये जवाब आता है। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी इनको भोजन मिलता है, दे पैच देयर टेंट्स, ये अपने तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और ट्रांजिट का मतलब हो गया अस्थायी, होम्स बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, और क्या? पार्टनर्स बन जाते हैं, और इन सर्वाइवल, और जीवन जीने में उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीने का मतलब है मीन्स रैग पिकिंग, मतलब कचरा बीनना। अगर सीमापुरी में कोई जी रहा है, इसका मतलब वो रैग पिकिंग ही कर रहा है। थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, अब कई सालों के बाद में ये क्या है? एक कला बन चुकी है, एक हुनर बन चुका है कचरा बीनना। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज कचरा ही सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी नित्य की ब्रेड रोटी बन चुकी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके ऊपर यही छत है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो भले टपकती हुई छत हो, लेकिन उनके सिर के ऊपर छत किसकी वजह से है? रैग पिकिंग की वजह से है। बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए उससे कई गुना ये ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट। साहेब सेज, साहेब कहता है कि कभी कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप यानी ढेर, गार्बेज के ढेर में, कचरे के ढेर में जब सिल्वर कॉइन मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप स्टॉप नहीं करते हैं स्क्राउजिंग, ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में कि कुछ और ज़्यादा मिल जाए। इट सीम्स, यह दिखाता है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है जैसे जो गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स से वो कई गुना या कई अलग होता है, उसका मतलब दोनों के लिए अलग अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए एक वंडर, रैप्ड इन वंडर, रैप्ड यानी होता है लपेटा हुआ, आश्चर्य में लपेटी हुई चीज़ होता है जो गार्बेज होता है बच्चों के लिए।
फॉर द एल्डर्स और बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल और बड़ों के लिए जीवन जीने का एक माध्यम है। वन विंटर मॉर्निंग एक सर्दी की सुबह आई सी साहिब मैं साहिब को देखती हूँ स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट के पास खड़े हुए ऑफ द नेबरहुड क्लब पड़ोस के क्लब में वॉचिंग टू यंग मैन दो लोगों को वो देख रहा होता है वहाँ पे ड्रेस्ड इन वाइट जिनके सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे प्लेइंग टेनिस जो कि टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम मुझे गेम पसंद है। ही हम्स वो धीरे से बोलता है। कंटेंट टू वॉच कंटेंट यानी संतुष्टि इस संतुष्टि के साथ किसके देखते हुए संतुष्टि महसूस करता है। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस देखते हुए संतुष्टि महसूस करते हुए कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। आई गो मैं जाता हूँ इनसाइड वैन नो जब कोई नहीं होता इज अराउंड जब आसपास कोई नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग और गेट कीपर जो वहाँ पे होता है वॉचमैन होता वो उसको स्विंग या झूला झूलने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज साहेब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज जो कि अजीब लग रहे हैं ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स शॉर्ट्स यानी नेकर और डिस्कलर्ड शर्ट यानी उड़े हुए रंग वाले शर्ट के ऊपर बहुत ही अजीब लग रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी ये मुझे किसी ने दिए हैं ऐसा वो बोलता है। ही सेज वो कहता है इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन विस्तार से बताने के बाद में एक्सप्लेन करता है वो कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट बात ये थी तथ्य ये था दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय डिस्कार्डेड यानी छोड़े हुए त्यागे हुए किसी अमीर बच्चे ने उन जूतों को छोड़ दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर शायद उसने पहनने से रिफ्यूज मना कर दिया दैम उनको बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम क्योंकि उनमें से एक जूते में होल था छेद था। डज नॉट बॉदर हिम और ये बॉदर यानी परेशान करना और ये साहिब को बिल्कुल हॉल परेशान नहीं करता था। क्यों नहीं करता था। फॉर वन क्योंकि उसके लिए हु हैज़ वॉक्ड जो नंगे पांव चलता है बेयरफुट नंगे पांव चलता है एवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू जिसके लिए सपना सच होने जैसा है क्योंकि जो नंगे पांव चलता है उसके लिए जूते होना चाहे वो भले छेद हो सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग लेकिन जो वो गेम देख रहा है सो इंटेंटली बड़े ही ध्यान से इज़ आउट ऑफ हिज रीच वो उसकी पहुंच से बाहर हैं। दिस मॉर्निंग इस सुबह साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्तर उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड अब मैं डाउन द रोड पर टी स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज वह कहता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस थोड़ी दूरी पे इशारा करते हुए कहता है कि मैं अब चाय की बूथ पे काम करता हूँ दूध की बूथ पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ मुझे 800 रुपये एंड ऑल माई मील्स और मुझे पूरे दिन का भोजन दिया जाता है मैं जितनी बार करना चाहूँ कर सकता हूँ। डज ही लाइक द जॉब क्या उसे वो जॉब पसंद है। आई आस्क मैं पूछती हूँ। हिज फेस उसका चेहरा आई सी मैं देखती हूँ। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक कि उसके चेहरे का केयर फ्री लुक गायब हो जाता है। केयर फ्री लुक यानी बेफिक्री निश्चिंतता का भाव बिल्कुल गायब हो जाता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग से भारी महसूस हो रहा था स्टील का कनिस्टर। ही वुड कैरी सो लाइटली जिसको कि वो बड़े आराम से ओवर शोल्डर अपने कंधों पे पहले ले जाया करता था उससे कई गुना भारी कनिस्टर महसूस हो रहा था। द बैग वॉज हिज वो बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप और लेकिन ये कनिस्टर जो था वो किसका था चाय की दुकान के मालिक का था उसका नहीं था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था क्योंकि अब वो किसी के अंडर में काम करने लग गया था तो साहिब अपना अब मालिक नहीं रहा। अब हम महेश की स्टोरी है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद।